हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण की। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण की, जिसमें हम पहले बात करेंगे पहले भौतिक गुण की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में भौतिक गुण की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्गों का अध्ययन करेंगे हम? 15वें, 16वें, 17वें, 18वें वर्ग। तो जो आपके भौतिक गुण हैं ये सभी में पाए जाते हैं, आपके 15वें वर्ग में भी, 16वें वर्ग में भी, 17वें वर्ग में भी, 18वें वर्ग में भी। अगर हम पी ब्लॉक के तत्वों के इन भौतिक गुणों को समझ लेंगे तो ये सही भौतिक गुण हम सभी में यूज कर सकते हैं। 15वें वर्ग के तत्वों में भी, 16वें वर्ग के तत्वों में भी। 15वें वर्ग मतलब नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। और 16वें वर्ग मतलब ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो। 17वें वर्ग कौन सा है आपका? फिरकल, बाहर, आएगी, आंटी। और 18वें वर्ग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो ये आपके 15वें वर्ग के तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और ये 16वें वर्ग के तत्व हैं, ये 17वें वर्ग के तत्व हैं, ये हमारे 18वें वर्ग के तत्व हैं। और हम जो भौतिक गुण पढ़ रहे हैं वो भौतिक गुण पढ़ रहे हैं जो सभी में पाए जाते हैं, कॉमन होते हैं सभी में। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो नाइट्रोजन परिवार का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ऑक्सीजन परिवार का भी करेंगे, फ्लोरीन का भी करेंगे, और ये आपके आखिरी गैस है इनका भी करेंगे। इन सभी परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण पढ़ लेंगे तो ये सभी में कॉमन होते हैं, हमें सभी में करना नहीं पड़ेंगे। अगर हम ये भौतिक गुण समझ लेंगे तो हम सभी में आसानी से यूज कर लेंगे। तो पहले हमारा जो भौतिक गुण है पी ब्लॉक के तत्वों में वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन भौतिक गुणों को बात करके, इन भौतिक गुणों को सभी को समझकर फिर हम बारी बारी पढ़ेंगे, यानी 15वें वर्ग का अध्ययन करेंगे, फिर 16वें, फिर 17वें, फिर 18वें, इन सही वर्गों का डीपली अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इनमें से हम दो तत्व ले लेते हैं। एक चलो 15वें वर्ग का ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। एक हमने ले लिया 16वें वर्ग का ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। एक हमने ले लिया 17वें वर्ग का फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और एक 18वें वर्ग का ले लिया नियॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इन सभी तत्वों का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसके लिए हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या याद होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। तो जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 7, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 8, फ्लोरीन का होता है 9, और नियॉन का होता है 10। फिर हम इनका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं हम अफबाउ नियम के अनुसार करते हैं। तो अफबाउ नियम क्या था, एक बार आपको बता देते हैं। एक बार हम क्या लिखते हैं? 1, फिर 2 बार के लिखते हैं 2, यह अफबाउ नियम है जो पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात करी थी। और 3 बार के लिखते थे हम 3, 4 बार के लिखते थे हम 4, इसी तरह 5 कितनी बार लिखते थे हम? 4 बार, और 6 3 बार, और 7 2 बार। ऐसे लिख के फिर sp/df हम क्रम से लगा देते थे। ऐसे में आपको पता है इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। जो आपका p उपकोष होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो d होता है इसमें आपके कितने आते हैं? 10, और f उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 40। तो जो s है sp/df को हम बोलते हैं उपकोष। तो sp/df के हमारे उपकोष है। sp/df में s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, और उससे पीछे कुछ भी भर सकते हैं। p में अधिकतम आपके 6 आते हैं, और 6 से कम कितने भी भर सकते हैं, 5 4 3 2 1। d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, और f में 14। फिर sp/df को हम क्रम से लिख देते थे। यहाँ पर s, तो s आ गया 1 के साथ, फिर s लिख दिया, फिर p लिख दिया। तो केवल s इसके साथ आ सकता है, p इसके साथ आ सकता है, आगे कोई जगह नहीं है। फिर इसके साथ आपका s आएगा, इसके साथ p आएगा, इसके साथ क्या आएगा आपका d। ऐसे फिर क्रम से लिखे s p d f, ऐसे इसके साथ s p d f, ऐसे इसके साथ क्रमशः s p d, ऐसे इसके साथ s और p। फिर हम तिरछा तिरछा चलते थे, आपको पता है। ऐसे करके आए, फिर ऐसे करके आए, फिर ऐसे करके आए हम, फिर ऐसे करके आए। ये ट्रिक है अफबाउ नियम याद रखने की, जिससे आप किसी भी तत्व का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। फिर हम ये आए, ऐसे करके आए, ये आ गए, फिर ये ऐसे करके आए,
ये हमारा क्या हो गया, अफवाह नियम। अब इसके अनुसार हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो पहले हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। तो पहले इधर से आया, एरो से इधर की ओर आया, तो पहले क्या पढ़ना है, 1s। तो पहला 1s आपका, तो जो 1s है, s क्या है, सपोज s में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो s में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, कॉमा उसके बाद क्या है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो 2 भर दिए। लेकिन हमें साथ साथ गिनती भी याद रखनी है। हमारा जो परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में कितना है, 7 है आपका, 2p, तो कॉमा 2p, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, और है हमारे पास कुल कितने, 7। तो इसमें कितना आएंगे, 3। तो ये आपका नाइट्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह हम ऑक्सीजन का करते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो 1s2, फिर उसके बाद क्या रहा है आपका 2s2, फिर उसके बाद क्या था आपका 2p। तो आपको पता है 2 2 आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को होता है 8। तो इसमें 3 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, क्योंकि इनके जो परमाणु क्रमांक क्रमशः है 7 8 9 10, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। इसी तरह हम फ्लोरीन का करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 1s2 2s2, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, 2 2 4 हो गए आपका, तो कितना आएगा, 2p5। इसी तरह हम नियोन का करते हैं। तो नियोन का 1s2 2s2, उसके बाद 2p। आपको पता है p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, तो कुल 6 आएंगे, 4 और 6 कितने आएंगे, 10, 2 2 4 6 10। तो इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो p ब्लॉक के तत्व हम क्या बोलते थे, p ब्लॉक के तत्व हम उन्हें बोलते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से आपका NP1 से 6 तक होता है। तो जिन तत्वों का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से NP1 6 तक होता है, वो आपके p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो जहाँ पर ये जो n दिख रही है, n कक्षा की संख्या है। जैसे यहाँ पर n का मान देखे तो 1 होगा, ये 1 लिखा हुआ है s के आगे, तो n होती है कक्षा की संख्या। ये कौन सी, दूसरी कक्षा। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, 2, और ये तीसरी कक्षा, यहाँ n का मान 3, ये चौथी कक्षा, तो यहाँ n का मान 4, ये 5वीं कक्षा, यहाँ n का मान 5, ये 6ठी कक्षा, यहाँ n का मान 6, ये आपकी 7वीं कक्षा, यहाँ n का मान 7। तो n होती है कक्षा की संख्या, जो कि होती है बदलती रहती है। जैसा 1s पे चल रहा है, नीचे आएंगे तो दूसरी कक्षा शुरू हो जाएगी। तो n कक्षा की संख्या होती है। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6, तो क्या लिखा है आपका, NP1 से, ये लिखा हुआ है आपका। तो जिन तत्वों का आपका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। तो NS2 का मतलब S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और NP1 से 6 का मतलब है ये है कि आपका जो P है, P में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। P में 1 चले जाए, 2 चले जाए, 3 चले जाए, 4 चले जाए, 5 चले जाए, 6 चले जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है NS2 NP1 से 6 तक, वो आपके p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे इसका देखें, इसके सब में पिछली वाली कक्षा में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही लिखा है S में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n का मान बदलते रहेगा। जैसे n का मान यहाँ सब में 2 2 है, अगर हम नीचे और जाते तो बदल जाता 3 4 5 वगैरह वगैरह। और उससे आगे वाली जो p है, p कोश, उसमें 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आए। जैसे इसमें 3 आए, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इसलिए ये सब क्या है, p ब्लॉक के तत्व है। तो जिन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से NP1 से 6 तक होता है, वो आपके p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे भौतिक गुण। ये भौतिक गुण सभी में कॉमन होते हैं, 15वें वर्ग, 16वें वर्ग, 17वें वर्ग, 18वें वर्ग में, यानी सभी के हम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। 15वें वर्ग के भी, 16वें वर्ग के भी, 17वें वर्ग के भी, 18वें वर्ग के भी। अब हम मान लें 15वें वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, आपको पूछे 15वें वर्ग के तत्व किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो 15वें वर्ग के तत्व किसे कहते हैं, 16वें वर्ग के तत्व किसे कहते हैं, 17वें वर्ग के तत्व किसे कहते हैं, 18वें वर्ग के तत्व किसे कहते हैं। तो आप कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसको मैं समझाता हूँ। तो आपका जो 15वें वर्ग का तत्व है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो 15वें वर्ग के तत्व वो कहलाते हैं जिनका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से NP3 तक होता है। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NH2 से Np3 तक होता है, 15वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं। यानी जितने भी 15वें वर्ग के तत्व हैं सबके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा वो NH2 Np3 मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है, इसका भी लास्ट में देख सकते हैं H2P3, कच्चा की N क्या, कच्चा की संख्या बदल गई है, कच्चा क्या है यहाँ पर दूसरी। इसी तरीके से अगर आप चेक करना है तो फॉस्फोरस का कर सकते हैं। फॉस्फोरस का आपका परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, आप इसका चेक कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस का करते हैं हम, देखिए तो फॉस्फोरस का हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 2p6, तो पहले 1s में गई, फिर 2s, फिर इधर से 2p6, फिर उसके बाद क्या पड़ा है 3s। तो s में आपके यहाँ कितना आते हैं 2, 3s2, फिर 3s2 के बाद किस में आएंगे 3p। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते समय हमें गिनती भी याद रखनी है। तो गिनना कितना भर दिए, 2 4 6 10 2 12, कुल कितना होता है फॉस्फोरस का 15, तो 3 रह गए, तो 3p3। तो आप देख सकते हैं इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया है, 3s2 3p3। s में 2 आए हैं, p में 3 आए हैं। तो जितने भी आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपका NH2 Np3 होगा। यानी पिछली वाली कक्षा में s में जरूर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिन तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np3 होता है वो 15वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं। इसी तरीके से 16वें वर्ग के तत्व को चेक करें तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np4, तो क्रम से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएगा। यानी 15वें वर्ग में 3 आएंगे, 16वें वर्ग में 4 और 17वें वर्ग में आपके 5 और 18वें में लास्ट हो जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np4 होता है वो आपके 16वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का देखें 2s2 2p4, N कच्चा की संख्या है 2 है यहाँ पर। अब इसी तरह से हम सल्फर का चेक कर लेते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है आपका 16। तो देखिए इसका 1s2 कॉपी करते चले जाइए, 2s2 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बस लास्ट में, क्योंकि 16 ही तो है, 2p6 3s2 3p4। तो ये 15 थे, एक बढ़ा दिए, कितना हो गया 16। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है इसका 2 और 4 कितना हो गया 6, s में 2 और p में 4, s में 2 और p में 4। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np4 होता है उन्हें 16वें वर्ग के तत्व कहते हैं। यही मैंने आपको बताया था, अगर आप p ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण पढ़ लेंगे तो वो सभी भौतिक गुण आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी में कॉमन रहते हैं। तो सभी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका अप्लाई होगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया p ब्लॉक के तत्वों का तो आप 15वें वर्ग का भी कर देंगे, 16वें वर्ग का भी कर देंगे, 17वें वर्ग का भी कर देंगे और 18वें वर्ग का भी कर देंगे। इसी तरीके से हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन क्या है, 17वें वर्ग का। क्वेश्चन आ गया 17वें वर्ग के तत्व कैसे कहते हैं। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np5 होता है, लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 Np5। इस पूरी लाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, सबके लास्ट में क्या आएगा NH2 Np5 आएगा। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो सबका करके भी दिखाएंगे। तो NH2 Np5, तो एक हम इसमें ले लेते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन का कितना है आपका 17, तो Cl17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक बढ़ गया 17 हो गया। तो आप देख सकते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन p में 5, तो इसमें भी s में 2 इलेक्ट्रॉन p में 5, s में 2 p में 5। तो लास्ट में जिसके s उपकोष में 2 आ रहे हैं और p उपकोष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कौन सा कहलाएगा, आपका 17वें वर्ग का तत्व कहलाएगा। इसी तरह आप इसका चेक कर सकते हैं, नियोन की लाइन में कौन है आर्गन, आर्गन का होता है आपका 18। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल, तो यहाँ तक वैसे ही जाएगा, बस लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 3p6 और यहाँ पर क्या 3s2। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6 होता है उन्हें हम 18वें वर्ग के तत्व कहते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने भौतिक गुण में p ब्लॉक के तत्व पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। अब इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या की, तो परमाणु त्रिज्या भी जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी में कॉमन रहता है, समान रहता है, इसी तरह परमाणु त्रिज्या भी सही वर्गों में क्या रहती है, समान रहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद डिस्कस करते हैं परमाणु त्रिज्या का। अब बात करते हैं हम परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पड़ती है, चाहे वो आपका 15वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 16वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 17वें वर्ग के, चाहे 18वें वर्ग के, कोई से वर्ग के तत्व हो, सभी वर्गों में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपकी बढ़ती है। तथा
आवर्त में चलने पर घटती है। तो पहले हम वर्ग और आवर्त को समझते हैं क्या होते हैं और कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। जैसे एस ब्लॉक का वर्ग ले लिया हमने, ये एस ब्लॉक का वर्ग कौन सा है? अलीना की रफ से फरियाद वाला, अलीना की रफ से फरियाद। और दूसरा वर्ग एक और होता है एस ब्लॉक का, बेटा मांगे कार वाला। अब पी ब्लॉक का ले लिए वर्ग 6, बैगन, आलू, कार्बन, कहें सीता जी, नाना पाटेकर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी, हीलियम नियॉन। तो ये जो वर्ग है आपका, ये आपका पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग है, ये हमारा 13वां वर्ग है, ये 14वां वर्ग है, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां। तो पहले वर्ग और ये दूसरा वर्ग है एस ब्लॉक का। उसके बाद पी ब्लॉक है, इसके बीच में 10 वर्ग रखे होते हैं आपके डी ब्लॉक के। तो 10 2 में 10 ऐड करिए तो हो जाएगा 12 और 13। तो इसलिए जो पी ब्लॉक का 13वां वर्ग शुरू होता है। तो ये पहला वर्ग के तत्व में, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 16, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां, ऐसे आपके 18 वर्ग होते हैं। तो खली खली लाइनें की कहलाती हैं आपके वर्ग। जैसे अगर इसकी बात करें, ये पूरा बेटा मांगे कार स्कूटर वाला हो जाएगा आपका, ये बैगन आलू गाजर वाला, ये कहें सीता जी वाला आपका, ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या वाला, ये आपका ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला, ये फिर कल बाहर आएगी वाला, ये हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, ये आपकी अक्रिय गैसों वाला। तो इस तरीके से ये पूरे पूरे वर्ग आपको आते हैं, मैंने बता दिया है। तो ये पहले वर्ग है, ये दूसरा वर्ग, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां वर्ग। तो जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। तो समझाने का मतलब ये था, वर्ग किसे बोलते हैं? ये जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं इन्हें हम वर्ग बोलते हैं। और जो ये लेटी लेटी लाइनें दिख रही हैं हमें, इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति। तो खड़ी खड़ी लाइनों को हम वर्ग बोलते हैं और लेटी लेटी लाइनों को पंक्ति बोलते हैं। तो परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, चाहे वो आपके एस ब्लॉक के तत्व हों, चाहे डी ब्लॉक के हों, चाहे आपके पी ब्लॉक के हों। सभी वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसी तरह आपके 15वें वर्ग के में ऊपर से नीचे की ओर जाने में जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या 16वें वर्ग में भी, 17वें वर्ग में भी और 18वें वर्ग में भी। तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, तथा आवर्त में अगर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर चले तो परमाणु त्रिज्या घटती है। तो वर्ग में आपकी बढ़ती है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, और आवर्त में क्या होती है? आपकी घटती है। ये बात केवल आपने सुनी है, लेकिन अगर आपको एकदम इंटरेस्ट आ जाए, समझ में आ जाए, तो मजा आ जाए, तो इसको मजा लाते हैं इस टॉपिक में। तो परमाणु त्रिज्या वर्ग में कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इस बात को जानते हैं। तो जो परमाणु होता है उसको हमने गोलाकार माना है। क्या माना है? गोलाकार। माना ये कोई गोला है, गोले का क्या होता है? केंद्र भी होता है। ये गोले का क्या है? केंद्र। तो ये आपका कोई गोला है, ये हमारा कोई गोला है, ये गोले का क्या है? केंद्र। तो जो गोले का केंद्र होता है, केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। ये क्या है? त्रिज्या। तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये सब क्या है? त्रिज्या। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, और इसको बोलते हैं, इसको हम परिधि। तो जो आपका परमाणु होता है इसको हमने गोले के रूप में माना है। तो जो परमाणु होता है एक गोले के रूप में होता है, गोले का एक केंद्र होता है, ये केंद्र होता है। तो जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है उसे त्रिज्या बोलते हैं। अभी हमने ये परमाणु जो त्रिज्या होती है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, तथा आवर्त में इधर से इधर की ओर चलने पर क्या होती है? आपकी घटती है। अगर उल्टे हाथ से हम सीधे हाथ की ओर चले तो परमाणु त्रिज्या घटती है। इसको हम समझते हैं। तो पहले हम वर्ग में कैसे बढ़ती है इसको जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ले लिया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 3। सोडियम का होता है आपका 11, और पोटेशियम जो है इसका होता है 19। रुबिडियम जो है इसको होता है 37, और जो CS है इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 55, और जो फ्रांसियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 87। तो परमाणु क्रमांक याद करने की मैंने ट्रिक बताई है वीडियो में, आप यूट्यूब पे अपलोड है वीडियो, देख सकते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु वार संयोजकता कैसे याद करें, इसी तरीके से आप आसानी से ट्रिक से याद कर लेंगे। तो वो अलग टॉपिक है। तो जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो इसके परमाणु क्रमांक लिखे हैं 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये इनके क्या है? परमाणु क्रमांक। तो जितना जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने सुना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के चारों ओर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जो कक्षाओं का नंबर क्या होता है? जो पहली कक्षा होती है उसमें चक्कर लगाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी कक्षा में लगाते हैं आपके 8, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लगाते हैं 18 और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 32। तो पहली कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 2, उसके बाद 18, 8, उसके बाद 18 और उसके बाद के लगाते हैं 32 और भी कक्षा होती है, फिर उसके बाद लगाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन 32, उसके बाद लगाते हैं 18 और उसके बाद 8। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में चक्कर लगाने का क्रम ये होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 32 और फिर 18, फिर 8। इस तरीके से परमाणु की जो परमाणु होता है उसको गोले के रूप में बना है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हम चक्कर लगवाते हैं। तो पहला हाइड्रोजन का लगवाते हैं, हाइड्रोजन का ले लिया। तो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु है, गोले के रूप में है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इसकी त्रिज्या देखेंगे, इसको केंद्र मानेंगे तो इसकी त्रिज्या इतनी हो जाएगी आपकी, किधर भी ले लें। इसी तरह आपका लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम की बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, लिथियम का परमाणु है जिसका केंद्र है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, 2। हाइड्रोजन के पास तो 1 था, 2 है नहीं तो 1 चक्कर लगवा दिया। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 2, तो पहली कक्षा हो गई फुल। उसके बाद लगाते हैं 8, लेकिन जो लिथियम है उसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो दूसरी कक्षा होगी लिथियम की, उसमें कितने चक्कर लगाएगा, केवल 1 चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना। तो जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में चक्कर लगाता है, पहले में 2 लगाते हैं, उसके बाद अधिकतम 8। तो अधिकतम 2 है, कम कितने भी हो सकते हैं 1, जैसे मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन विन्यास में। अधिकतम 8, उससे कम कितने भी हो सकते हैं 7, 6, 5, 4। तो इसमें 2 लगा लिए, फिर 1 बचा, 1 लगा लिया। ये क्या है, परमाणु का केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी की होती है, त्रिज्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या इतनी सी है और लिथियम परमाणु की त्रिज्या कितनी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। ये क्या हो गई, छोटी सी हो गई। इसी तरह सोडियम की परमाणु क्रमांक होता है आपका 19, इसका चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाते हैं, 2। उसके बाद कितने लगाते हैं आपके 8। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 पूरे हो चुके हैं, 2, 8। उसके बाद 18 लगाते हैं, 18 है नहीं है, तो जितने उतने लगाते हैं। अब कितना बचा, 1 बचा। तो 1 ने ये चक्कर लगा लिया आपका। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। तो आप देख रहे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। तो हाइड्रोजन से नीचे क्या है, Li से नीचे क्या है, Na। इसकी त्रिज्या देखें यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या देखें यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या देखें यहाँ से यहाँ तक। ऐसा ही है, माना हाइड्रोजन की इतनी है तो लिथियम की इतनी हो गई है त्रिज्या, और सोडियम की इतनी हो गई है। इसी तरह और नीचे आएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो चक्करों की संख्या बढ़ेगी और त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसी तरह का आप इसका देख सकते हैं पोटेशियम का। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 19 है। तो पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे आपके, 2। उसके बाद कितने चक्कर लगाएंगे आपके 8, और उसके बाद कितने चक्कर लगाएंगे आपके 18। तो नहीं है, इसके बाद 18 नहीं है तो पीछे वाले ले लें, फिर 8, फिर उसके बाद आपका चक्कर लगाए 1। तो इस तरीके से ये पूरे 19 हो गए, 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19, और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। तो सबसे देख रहे हैं आप, इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और त्रिज्या बढ़ रही है। इसलिए हम कहते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की सबसे कम, उससे बड़ी लिथियम की, उससे बड़ी सोडियम की, और उससे बड़ी आपकी पोटेशियम की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। ये पॉइंट सभी में रहेगा अवेलेबल। अगर आप 15वें वर्ग की बात करें तो इसमें भी ऊपर से नीचे की जाने पर बढ़ेगा, 16वें वर्ग में भी, 17वें वर्ग में भी, 18वें वर्ग में भी। अब ये बात और समझ में आ जाए आपके तो आपको और मजा आ जाए। तथा आवर्त में चलने पर घटती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बात करते हैं आवर्ती की, आवर्त में कैसे घटती है। तो अब बात करते हैं हम आवर्त में, यानी आवर्त में कैसे घटती है। तो ये आपका आवर्त है, खड़ी लाइन को हम वर्ग कहते हैं, और लेटी लाइन को क्या बोलते हैं, पंक्ति या आवर्त। तो लेटी लाइन को बोलते हैं हम आवर्त या पंक्ति। तो इसमें देखिए इस आवर्त में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, आपका Li आ रहा है, B आ रहा है, B आ रहा है, C है, N है, O है, F है, और आपका N है। इसको ले लिया आवर्त को।
तो जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 है, इसका आपका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसके 10। तो इनका परमाणु क्रमांक क्रमशः है। अब हम इसमें चक्कर लगा रहे हैं। तो जो लिथियम है, लिथियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 2, और उसके बाद क्या लगाएगा आपका 1। बेरिलियम, बेरिलियम जो है इसकी पहली कक्षा में लगाएंगे 2, और उसके बाद कितने लगाएंगे आपके 2। तो 2 1 3, 2 2 4, क्योंकि आपको पता है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद 8 लगाते हैं। इसी तरह आपका बोरॉन, जो आपका लिथियम का हो गया, एक इसको हो गया आपका बेरिलियम का। इसी तरह हमारा बोरॉन, तो पहली कक्षा में आपके 2 और उसके बाद 3। अब कार्बन का ले लेते हैं, तो कार्बन का कितना होता है आपका 6, तो पहली कक्षा में 2 और उसके बाद 4। इसी तरीके से नाइट्रोजन का, पहली कक्षा में 2 और उसके बाद आपका 5। इसी तरह ऑक्सीजन का, पहली कक्षा में 2 और उसके बाद 7। इसी तरह आपका फ्लोरीन का, पहली कक्षा में नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का रह गया, तो ऑक्सीजन का 2 और 6 8। इसी तरह आपका फ्लोरीन का, पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 7, क्योंकि हमें पता है पहली कक्षा में 2 लगाते हैं उसके बाद 8, तो 8 अभी पूरे ही नहीं हुए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 अब पूरे होंगे, क्योंकि नियोन का कितना है 10। तो पहली कक्षा में आपके 2 और उसके बाद 10। ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया नियोन। तो आवर्त में कैसे चक्कर लगा रहे हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सबकी, और फिर क्रमशः बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी एक एक करके बढ़ लिया है। तो इसकी पहली कक्षा में लास्ट जो कक्षा है इसकी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसमें लगा रहे हैं आपके 2, और इसमें लगा रहे हैं 3, इसमें लगा रहे हैं 4, इसमें लगा रहे हैं 5, इसमें लगा रहे हैं 6, इसमें लगा रहे हैं 7, इसमें लगा रहे हैं 10। तो परमाणु जो होता है एक पॉलीथीन के समान मान लें। तो पॉलीथीन है, पॉलीथीन कोई पन्नी आपकी फूली हुई है, मुंह से फूंक मारा, फूंक करके उसको फैला दिया, तो उसमें हम एक मार्कर फेंकें, तो एक मार्कर फेंकें तो थोड़ी सी वो पिचकेगी। इसी तरह हम दूसरा मार्कर फेंकें तो और पिचकेगी। इसी तरह तीसरा मार्कर फेंकें और पिचकेगी। इसी तरह चौथा मार्कर फेंकें और पिचकेगी। और इसी तरह 5 मार्कर फेंकें तो और पिचकेगी, यानी धीरे धीरे चिपक जाएगी। जैसे आपके जो लेटते हैं हम तकिए पे, रात में सोते हैं हम तकिया, तो एक तकिए पर कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए तो वो थोड़ा सा पिचकेगा, एक व्यक्ति। अगर दूसरा तकिया ले लिया तो एक इस पर व्यक्ति बैठा है, एक इस तकिए पर व्यक्ति बैठा है आपका, तो जो जितना दबाव, जितना जब परमाणु तकिया दबेगा उतना ही दूसरा तकिया दबेगा। अगर एक ही तकिए के ऊपर आपके 2 आकर बैठ जाए तो जो वाला तकिया और दब जाएगा। 3 व्यक्ति आगे बैठ जाए एक ही तकिए के ऊपर तो और दब जाएगा। 4 बैठ जाए, 5 बैठ जाए, 6 बैठ जाए, 7 बैठ जाए, जैसे जैसे इस पर वजन बढ़ेगा वैसे जैसे जे के होगा पिचकेगा। इसी तरह आपका परमाणु होता है। जो परमाणु की पहली कक्षा थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जो लास्ट वाली कक्षा थी उस पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन बैठा था। तो ये क्या थी बेटा? त्रिज्या इतनी थी। जब एक ही कक्षा के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन और आके बैठ जाता है तो कक्षा सिकुड़ने लगती है वजन के मारे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाते हैं तो कक्षा सिकुड़ती है। अब यहाँ पर और वजन बढ़ जाता है। जिस तरह मैंने बताया, कोई पॉलीथीन है, एक मार्कर एक पॉलीथीन में रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबकी बराबर रहेगी। लेकिन एक ही पॉलीथीन में हम 2 मार्कर फेंक दें तो और पिचकेगी, 3 मार्कर फेंक दें तो और सिकुड़ जाएगी, 4 मार्कर फेंक दें और सिकुड़ जाएगी, 5 मार्कर फेंक दें और सिकुड़ जाएगी। जिस तरह बॉल है, एक बॉल के ऊपर बच्चा बैठ गया तो थोड़ी पिचकेगी। अगर उसी बॉल के ऊपर एक बच्चा बैठ गया, उसकी गोद में दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, तो बॉल पिचक जाएगी। और उसकी जो बॉल है, गोल है, ये इसका क्या है? केंद्र है बॉल का। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? इसकी त्रिज्या। तो एक बच्चा जब बैठेगा तो ऐसा करके वो पिचकेगी, ऐसा करके फैलेगी। जब पिचकेगी तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। तो बॉल की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। बॉल की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले इसका गोलपन था, जब इस पर वजन बढ़ लिया है तो उसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है? घट रही है। ऐसा करके चिपक के बॉल ऐसी हो जाएगी, चपटी सी, तो त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। इसी तरह जो आपका परमाणु होता है, जब एक ही परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे इस पर 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2, एक कक्षा चाहिए दूसरी, फिर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए इसी कक्षा पर, इसी कक्षा पर 3 हो गए, इसी पर 4 हो गए, इसी कक्षा के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी कक्षा पर 6 हो गए, इसी कक्षा पर 7 हो गए, इसी कक्षा पर 10 हो गए। तो एक ही कक्षा पर बार-बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जिसी तरह बॉल एक ही है, एक बच्चा बैठा, थोड़ी पिचकी, 5-6 बच्चे इकट्ठे एक के ऊपर एक होकर बैठ गए तो बॉल पिचक जाएगी। जिस तरह आपकी पॉलीथीन है, पॉलीथीन एक ही है,
एक मार्कर डालेंगे थोड़ी पिचकेगी, और अगर हम उसमें 5-6 मार्कर एक साथ डाल दें तो वो क्या हो गई, पिचक जाएगी और उसकी त्रिज्या घट जाएगी। इसी तरह जो परमाणु की जब एक ही कक्षा पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है तो परमाणु क्या होने लगता है, आपका सिकुड़ने लगता है। जब परमाणु सिकुड़ता है तो उसके साथ साथ उसकी त्रिज्या भी घटने लगती है। इसलिए हम बोलते हैं आवर्त में जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या की होगी अधिक, इसकी और कम, क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो थोड़ी सिकुड़ जाएगी। इस पर 3 हो गए एक ही पर, इस पर और सिकुड़ जाएगी। इस पर 4 हो गए, इसकी और सिकुड़ जाएगी। इस पर आपके 5 हो गए, इसकी और सिकुड़ जाएगी। इस पर 6 हो गए, इसकी और सिकुड़ जाएगी। इस पर 7 हो गए, इसकी और सिकुड़ जाएगी। लेकिन जो आपका नियॉन होता है या अक्रिय होता है, इसका सब कुछ उच्च रहता है। जो आपका नियॉन है इसका सब कुछ उच्च होता है। हर चीज़ इसकी क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस होती हैं, अष्टक नियम का पालन करती हैं। तो जो नियॉन है इसको छोड़ देना, इसको हटा देना, इसका सब कुछ उच्च रहता है। हम बात कर लेना 7 तक की। तो परमाणु जो त्रिज्या होती है आपकी आवर्त में जाने पर घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि एक ही कक्षा पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब एक ही चीज पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो वो सिकुड़ने लगता है। जिस तरह पॉलीथिन में हम एक मार्कर डालें तो और सिकुड़ेगी, 2 डालें और सिकुड़ेगी। एक बॉल पर एक बच्चा बैठा है थोड़ी पिचकेगी, अगर एक की गोद में 2-3 बच्चे बैठ जाएं तो सिकुड़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं वर्गमूल ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। क्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या, तथा आवर्त में चलने पर घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि आपका जो आपकी कक्षा रहती है वो एक ही रहती है, लेकिन उन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए आवर्त में जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। अब बात करते हैं हम आयनिक त्रिज्या की। तो जो आपकी आयनिक त्रिज्या होती है वो भी आपकी परमाणु त्रिज्या की तरह ही होती है। तो जो आपकी आयनिक त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या की तरह ही होती है। तो जो हमारी आयनिक त्रिज्या होती है वही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है तथा आवर्त में चलने पर घटती है। जिस तरह परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है तथा आवर्त में चलने पर घटती है, उसी तरह हमारी आयनिक त्रिज्या भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है तथा आवर्त में चलने पर घटती है। लेकिन आयनिक त्रिज्या कहते किसे हैं, पहले ये समझ लें। जैसा हमारा सोडियम है, तो सोडियम है, जो सोडियम इसका परमाणु क्रमांक हमारा 11 है। कितना है, 11। तो सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक है 11। अगर इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसकी, उसके बाद आपके कितने लगाएंगे 8, और उसके बाद कितना लगाएगा आपका 1। तो सोडियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो ये है। सोडियम की परमाणु त्रिज्या है वो ये है। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, त्यागने पर जो सोडियम पर जो आवेश आ जाता है वो उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर या ग्रहण करने पर जो आवेश आता है, आवेश यानी प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है। तो त्यागने पर जो आवेश आता है वो प्लस का आता है, और ग्रहण करने पर जो आपका आवेश आता है वो किसका आता है, माइनस का। तो हमारा त्यागने पर आवेश आता है प्लस का और ग्रहण करने पर किसका आता है, माइनस का। तो अगर प्लस का आवेश आ रहा है तो आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की होती है आवेश के अनुसार। एक होती है आपकी धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, और एक हो जाती है आपकी ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आपका माइनस आवेश आता है। तो जब प्लस आवेश आता है तो वो धनायन की त्रिज्या कहलाती है, और ग्रहण करने पर माइनस आवेश आता है वो ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है। तो जो सोडियम क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जब आपने बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है सोडियम, तो फिर इसका जो चक्कर रहता है वही रहता है 2,8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया वो गायब हो जाता है। तो ये सोडियम की त्रिज्या है, सोडियम परमाणु की, और ये क्या है, सोडियम आयन की त्रिज्या है। तो अगर सोडियम की त्रिज्या देखें वो आपके यहाँ से यहाँ तक है, और अगर इसकी देखें तो इसकी यहाँ तक है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसकी जो इतनी त्रिज्या थी वो क्या हो गई, घट गई। तो कहने का मतलब ये था, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या अधिक होती है, और जो आयन होता है धनायन उसकी त्रिज्या उससे कम होती है। क्यों होती है,
क्योंकि इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक थी। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लिया तो इसकी त्रिज्या इतनी घट गई। तो आपको ये समझ में आ गया हो गया, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या अधिक होती है, और अगर जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है परमाणु अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, कम होती है। कहने का मतलब ये है परमाणु से उसके धनायन की त्रिज्या हमेशा कम होती है। जैसे आप लिथियम ले ला, लिथियम तो Li का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। तो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उसके बाद 1, तो इसकी लिथियम की त्रिज्या इतनी है। अगर लिथियम के धनायन की बात करें तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो 2 केवल रह जाते हैं। तो ये आपकी Li की त्रिज्या हो गई, ये Li प्लस की हो गई। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इतनी सी। तो जो परमाणु होता है धनायन का उसकी त्रिज्या अधिक होती है, और जो धनायन होता है उसकी त्रिज्या की होती है, कम होती है। इसी तरह हम ऋणायन की त्रिज्या की बात करें तो Cl है, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो क्लोरीन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे 2, उसके बाद लगाएंगे आपके 8, और उसके बाद लगाते हैं आपके 7। तो 2, 8, 10 और 7 कितने हो गए आपके, 17 हो गए। तो Cl है, Cl, तो Cl की परमाणु त्रिज्या कितनी हो गई, इतनी हो गई। और अगर हम वही बात कर लें Cl माइनस की, तो Cl माइनस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ले लिया किसी तरह, तो 17 की जगह कितने हो गए इसके, 18 हो गए। तो जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन की त्रिज्या अधिक होती है, किससे, अपने परमाणु से। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जो परमाणु होता है, परमाणु के ऋणायन की त्रिज्या उससे अधिक होती है, क्योंकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो ऋणायन की त्रिज्या अधिक होती है उसके परमाणु से। तथा जो धनायन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं परमाणु, उन परमाणुओं की त्रिज्या अपने धनायन से अधिक होती है, क्योंकि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने रह गए, 10 रह गए। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उनके परमाणु क्रमांक में कमी आ जाती है। जैसे इसका 11 था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कितना रह गया, 10 रह गया। इसलिए जो आपका धनायन होता है उसकी त्रिज्या कम होती है और उसके परमाणु की अधिक होती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे इसके 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इसलिए ऋणायन की त्रिज्या अधिक होती है और उसके परमाणु की होती है, कम होती है। तो आयनिक त्रिज्या कैसे कहते हैं, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, ग्रहण करने पर जो आवेश आ जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये आपकी मैंने लिथियम परमाणु की त्रिज्या दिखाई और ये इसके धनायन की, जैसे ये क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या दिखाई, ये इसके ऋणायन की, लेकिन दोनों ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती हैं। चाहे आयनिक त्रिज्या हो चाहे परमाणु त्रिज्या हो, ऊपर से नीचे की ओर जाने बढ़ती है तथा आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होती है, आपकी घटती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो गई थी इसलिए इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की, विद्युत ऋणात्मकता। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता की। इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।